हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड चैप्टर हम करने वाले हैं सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और उसके एमसीक्यू हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू क्या है? व्हेन अ सुपीरियर डज नॉट फुलफिल द प्रॉमिस टू रेज द सैलरी और वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑन अचीवमेंट ऑफ टारगेट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इट इज़ अ वॉयलेशन ऑफ। ये बोल रहा है कि मैनेजर ने या फिर सुपीरियर ने प्रॉमिस किया था कि भाई अगर तुम अपना टारगेट अचीव कर लोगे अच्छे से तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं किया। सुपीरियर ने तनख्वाह नहीं बढ़ाई, वादे से वो मुकर गया। तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ ख़राब हो रहा है अपना, जिसको हम तोड़ रहे हैं? वो है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्यों है? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का मतलब है कि जब भी आप एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट साइन करते हैं उसमें जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह लिखा होता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट लिखा है या आपने कोई प्रॉमिस किया है, उसको आपको पूरा करना ही है। इसका आंसर प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन नहीं है, जो कि सबको लग रहा होगा कि यही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं लिखा है कुछ भी कि फेयर वेजेस दी जाए या सबको बराबर की वेजेस दी जाए। सबको बराबर की मतलब है चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, अगर वो बराबरी का काम कर रहे हैं तो बराबरी की तनख्वाह दी जाए। ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बल्कि यहाँ पे उन्होंने प्रॉमिस किया था वो तोड़ा है। तो आंसर होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। सेकंड करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें क्या देते हैं? तो आंसर है बी, गाइडलाइंस फॉर मैनेजेरियल एक्शन। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मैनेजेरियल एक्शन, यानी मैनेजर को आगे क्या काम करना है, क्या एक्शन लेना है, उसके रिगार्डिंग गाइड हमें कौन करता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं कि भाई किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो हम कहाँ जाएं, किस डायरेक्शन में जाएं, वो गाइड करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। आंसर ए नहीं है, क्योंकि ये हमें रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि प्रॉब्लम आई, प्रिंसिपल लगाया, बात ख़त्म, प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा नहीं होता। सी भी नहीं है, क्योंकि हमें ये गारंटी नहीं देता है कि हमारा को सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। अब भाई कभी कभी क्या होता है, कितनी भी मेहनत कर लो सक्सेस की तो तभी भी गारंटी नहीं होती है ना? तो प्रिंसिपल कैसे गारंटी दे सकता है? थर्ड करते हैं, गैंग प्लैंक क्या है? गैंग प्लैंक का मतलब क्या होता है कि अगर एक वर्कर को सपोज बड़े मैनेजर से बहुत बात करनी है तो क्या होता है, एक स्केलर चेन फॉलो होती है। स्केलर चेन का मतलब होता है कि पहले वो अपने मैनेजर के पास जाएगा, फिर वो ऊपर वाले मैनेजर के पास, फिर वो ऊपर वाला मैनेजर ऊपर वाले मैनेजर के पास, ऐसे धीरे धीरे बात पास होती है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी का केस है तो हम गैंग प्लैंक यूज़ कर सकते हैं, यानी शॉर्टकट। कम्युनिकेशन में हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट वर्कर उठ के जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर के पास जा सकता है। ठीक है, तो आंसर है शॉर्टकट इन स्केलर चेन, यानी ए आंसर है। फोर्थ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट सुपरसीड एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट इज इंडिकेटेड इन। इसमें बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पहले होना चाहिए और एम्प्लॉय का इंटरेस्ट बाद में होना चाहिए, यानी पहले ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा देखेंगे फिर हम किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का फ़ायदा देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है? तो आंसर ए, प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी पहले हम जनरल इंटरेस्ट देखेंगे, यानी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखेंगे, बाद में हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट देंगे, यानी एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट देखेंगे। फिफ्थ करते हैं, अब क्या है? द एम्प्लॉयज शुड बी जुडिशली पेनलाइज्ड फॉर द एक्शंस अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कुछ करता है तो उस पर पेनल्टी लगनी चाहिए, फ़ाइन वगैरह कुछ भी लगना चाहिए। तो आंसर है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यही कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय को रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ता है तो उस पर पेनल्टी लगाओ। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई इक्वालिटी की बात नहीं हो रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ना ही कोई अथॉरिटी यानी पावर की बात की जा रही है, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी वर्क की बात करी जा रही है। अब हम पढ़ते हैं सिक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इंसिस्ट ऑन। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है सी पॉइंट, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो है बराबर देनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है काम, यानी आप पे कितनी जिम्मेदारियां हैं, और अथॉरिटी मतलब होता है उस काम को करने की पावर, डिसीजन लेने की पावर आपके पास कितनी है, तो दोनों बराबर होनी चाहिए। देखो, अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो जाती है यानी आपके पास पावर ज़्यादा हो जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है तो क्या होगा? आप तो अपने बॉस बन जाओगे, सोचोगे सारी पावर मेरे हाथ में है। लेकिन आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और अथॉरिटी कम है, तो आपके पास जिम्मेवारियां इतनी हैं लेकिन आप डिसीजन तो किसी बात का ले ही नहीं सकते। ये तो पंगे पड़ जाएंगे। आप काम कैसे करोगे जब आप डिसीजन नहीं ले सकते? आपकी मम्मी ने आपको बोला बेटा खाना बनाना है, लेकिन घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी सब्जी लाने के लिए, तो सब्जी नहीं होगी तो आप बनाओगे कैसे, है ना? चलो अब हम अपना करते हैं सिक्स प्रिंसिपल। क्या कहता है प्रिंसिपल? अच्छा ये तो हो गया था। अब हम करते हैं सेवेंथ, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र
एंड टर्न ओवर ऑफ एम्प्लॉयज़ लेड टू द वॉयलेशन। अगर हम बार बार एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफ़र करते हैं तो इससे कौन सा प्रिंसिपल जो है वॉयलेट होता है? प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पर्सनल मतलब है यहाँ एम्प्लॉयज़, स्टेबिलिटी मतलब है कि भाई स्टेबल रखो, उन्हें एक जगह पे रखो, ऐसे बार बार ट्रांसफ़र मत करो। अब सोचो आप ही अगर मैं आपको बार बार एक जॉब से दूसरी जॉब भेजूँ, दूसरी जॉब से तीसरी जॉब भेजूँ, तो पता है आप दुखी हो जाओगे, बोलोगे एक काम सीखने में आता हूँ दूसरी जगह भेज देते हैं, दूसरा काम सीखने में आता हूँ तीसरी जगह भेज देते हैं, आप भी परेशान हो जाओगे ना। तो आंसर ये है, यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एम्प्लॉयज़ को ऐसा मोटिवेट नहीं किया जा रहा है या उनको एनकरेज नहीं किया जा रहा है कि तुम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट लो। डिसिप्लिन नहीं आएगा क्योंकि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं टूट रहा है। स्पिरिट द कॉर्प्स नहीं आएगा क्योंकि इसका मतलब है टीम स्पिरिट बनाना। चलो अब 8th करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को बूस्ट अप करो, उनका मोराल, और उनको जो है बोलो कि तुम पार्टिसिपेट करो डिसीजन मेकिंग में, उनसे राय मशवरा लो। ये सब चीज़ें आती है इनिशिएटिव में। तो अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ की सलाह लेते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो क्या होगा? उनका मोराल जो है बढ़ जाएगा। बूस्टअप यानी बढ़ जाना। तो इसका आंसर यही है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव यूज़ करने से एम्प्लॉयज़ का मोराल जो है बढ़ जाता है। इसका आंसर ये नहीं है क्योंकि उनका मोराल डाउन नहीं होता है। अब कोई भाई आपसे सलाह मशवरा लेगा, आपको भी तो कितना अच्छा लगेगा कि मेरे से पूछ के काम कर रहे हैं। और इसका आंसर सी भी नहीं है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी फ़र्क ना पड़े आपको। भाई ऑर्गेनाइजेशन में रहते हो, कोई भी चीज़ अगर आपके आसपास होती है आपको हर एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है ना। 9th, यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है? कमांड मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना, ठीक है, किसी को जैसे बोलना कि भाई हाँ तुम्हारा ये काम है तुम करो, ऐसे करके कमांड देना। तो इसका आंसर है बी, ऑर्डर्स फ्रॉम अ सिंगल सुपीरियर। यानी यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि हमें एक ही बॉस से काम या फिर ऑर्डर मिलना चाहिए। यूनिटी मतलब ओनली वन पर्सन, कमांड मतलब ऑर्डर। तो ऑर्डर किससे मिलने चाहिए? ओनली सिंगल सुपीरियर से। अब जैसे कि आपको आपकी मम्मी ने भी काम दे दिया, पापा ने भी काम दे दिया, छोटे भाई बहन ने भी काम दे दिया, दादी ने भी काम दे दिया। आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे भाई एक ही मिनट में मैं किस किस की बात सुनूं, है ना। लेकिन आपको एक ही जने से काम मिलेगा तो आपकी टेंशन दूर होएगी, आपको यूँ लगेगा मुझे तो बस इसी बंदे का काम करना है, बात ख़त्म। चलो 10th करते हैं। If a manager is biased in dealing with people from different states, he is violating। अगर एक मैनेजर बाइज्ड है, ठीक है, यानी वो भेदभाव कर रहा है अलग अलग स्टेट के लोगों के साथ। जैसे कि अगर सपोज़ वो नॉर्थ से है तो नॉर्थ के लोगों को ज़्यादा साथ देता है, ठीक है, साउथ के लोगों को अच्छे से उनको साथ नहीं देता है और उनको काम ज़्यादा देता है, प्रेशर उन पर ज़्यादा डाल देता है, तो वो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब है सबको भाई बराबरी की इक्वल नज़रों से देखा जाए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन नहीं है क्योंकि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ने की बात नहीं कही। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन नहीं है क्योंकि सैलरी की भी कोई बात नहीं की गई। स्पिरिट डी कॉर्प्स की बात नहीं है क्योंकि टीम स्पिरिट की भी यहाँ कोई बात नहीं कही। 11th करते हैं। सिंप्लीफिकेशन टेक्निक इंसिस्ट ऑन सिंप्लीफाई करना काम को। इसका मतलब क्या है कि एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टाइप्स एंड साइजेस। यानी अगर आपके पास अननेसेसरी कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जिसकी तरह सेल नहीं होती है, या कोई ऐसा साइज़ प्रोडक्ट का जो ज़्यादा बिकता नहीं है, कुछ भी ऐसी अननेसेसरी चीज़ें हैं जो बस आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं, उस चीज़ को एलिमिनेट कर दो यानी हटा दो। इसका आंसर है 11th का सी। चलो अब 12th करते हैं। क्या है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फटीग स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहली बात मानने सुनने वाली ये है कि फटीग मतलब क्या होता है। फटीग मतलब होता है जैसे टायर्ड हो जाना, थक जाना। तो इस स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आंसर है बी, टू डिसाइड नंबर, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेक इंटरवल्स। यानी फटीग स्टडी में हम ये जो है निकालते हैं कि हमें कितने ब्रेक यानी कितने टाइम का ब्रेक, जैसे होता है ना 15-15 मिनट के ब्रेक दे दिए, 10-10 मिनट के ब्रेक दे दिए, ऐसे कितने ब्रेक हमें एक एम्प्लॉय को देने हैं। नंबर यानी कितने, ड्यूरेशन यानी कितने मिनट का, फ्रीक्वेंसी यानी दिन में कितनी बार जो है अपने एम्प्लॉयज़ को ब्रेक देने हैं ताकि उसकी थकान जो है दूर हो जाए। अब जैसे कि मैं आपसे लगातार 10-12 घंटे काम करा लूँ, आप भी तो थक जाओगे, लेकिन बीच में मैं आपको 15-15 मिनट का ब्रेक दूँ हर एक घंटे में, तो आपको अच्छा लगेगा, जैसे एनर्जी सी वापस आ गई हो, है ना। तो फटीग स्टडी में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट करते हैं 13, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि भाई हर एक जो है बंदा या हर एक डिपार्टमेंट का एक ही प्लान होगा। यूनिटी मतलब ओनली वन, डायरेक्शन मतलब सभी एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 प्लान।
एक यूनिट का, एक डिपार्टमेंट का सिर्फ एक प्लान। एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज शुड बी डायरेक्टेड इन वन डायरेक्शन, यानी सारे एम्प्लॉयज एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। नो ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी ओवरलैपिंग मतलब किसी चीज़ का रिपीट होना, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं उनमें कोई भी प्लान रिपीट नहीं होगा। हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना प्लान जो है फॉलो करेगा, अपना अपना टारगेट पूरा करेगा। 14 देखते हैं, टेक्निक ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब देखते हैं मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। इसमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, मेंटल रेवोल्यूशन यानी बिल्कुल मेंटली एम्प्लॉयज़ को और मैनेजमेंट को एकदम बदल देना, उनकी सोच बदलना, एम्प्लॉयज़ को समझाना भाई कि तुम मैनेजमेंट का साथ दो, उनके लिए काम करो, अपना बेस्ट दो, क्योंकि अगर मैनेजमेंट का फ़ायदा होता है तो तुम्हें भी बेनिफिट मिलेगा। और मैनेजमेंट को ये समझाना कि भाई अगर तुम एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा, आखिर वो काम तो तुम्हारे ही लिए कर रहे हैं। तो इसका आंसर है ए, यानी यही प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कहता है कि टीम स्पिरिट बनाओ और सब एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट को एक साथ लेके चलो और उन दोनों को समझाओ कि भाई दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचो, ठीक है, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। 15वां करते हैं अब, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब सबसे पहली बात जो आप लोगों के मन में आएगी कि ऑर्डर है मतलब ऑर्डर मारना। यहाँ ऑर्डर मारने की कोई बात नहीं है, कमांड करने की कोई बात नहीं है। ऑर्डर से इधर मतलब है सब कुछ ऑर्डरली तरीके से अरेंज करना, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ को अरेंज करना, एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना। जैसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, कुछ उसी तरह लगा लो। सो इसका आंसर है बी, यानी फिक्स एंड राइट प्लेस फॉर एवरी मैन एंड मटेरियल, यानी हर एक आदमी के लिए एक प्रॉपर जो है केबिन होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए भाई कि ये आदमी जो है ये फर्स्ट फ्लोर के रूम 1 में बैठता है या रूम 2 में बैठता है, और कभी इस आदमी की ज़रूरत पड़े तो हमें इसी कमरे में जाना है। हर एक मटीरियल का, हर एक मशीन का प्रॉपर एक फिक्स जगह होना चाहिए ताकि हमें जगह जगह भटकना ना पड़े, ठीक है। यहाँ पे ए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर की बात, कमांड नहीं है, ऑर्डर देना नहीं है किसी को। ऑर्डर का मतलब है यहाँ हर चीज़ अरेंज करके रखना। यहाँ पे सी भी नहीं है क्योंकि इसमें भी क्या है, ऑर्डर मारने की बात की जा रही है। चलो आगे पढ़ते हैं अब। 16 है अपना, फेयोल क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। फेयोल कहता है भाई हमें सेंट्रलाइजेशन भी यूज़ करना है, डिसेंट्रलाइजेशन भी यूज़ करना है, दोनों का ही कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। बात ये है कि सेंट्रलाइजेशन क्या चीज़ है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सारी जितनी भी पावर्स हैं, ठीक है, डिसीजन लेने के अधिकार हैं, वो टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ में हो। और डिसेंट्रलाइजेशन कहता है जितनी भी पावर्स हैं और डिसीजन लेने के अधिकार हैं वो हर एक लेवल के मैनेजर के पास थोड़े थोड़े हों, ठीक है। ये कहता है कि दोनों का मिक्सचर यूज़ करना है। इसका आंसर ए नहीं है क्योंकि अगर हम पूरा सेंट्रलाइजेशन यूज़ करेंगे तो एक ही बंदा 50-60 हज़ार लोगों के डिसीजन कैसे लेगा भाई। अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ करते हैं जैसे कि बी पॉइंट में लिखा है तो वो भी ठीक नहीं है। भाई आपका बिजनेस है और आप डिसीजन लेने का अधिकार बाकी सबको दे दो, भाई भट्टा बिठा देंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। तो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। करते हैं 17th, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लिखा है जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो हम आराम से बदल सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी जैसे सिचुएशन वैसे ही प्रिंसिपल को मॉडिफाई कर लो, चेंज कर लो, फिर अप्लाई कर लो। ये कौन सा फीचर है, फ्लेक्सिबल, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। आराम से जैसे मर्जी तोड़ वोड़ के मरोड़ के उनको जैसे मर्जी अप्लाई आप कर सकते हो। 18th, the principle which states that there should be good supervisors at all the levels for smooth and systematic working of an organization। अब कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि गुड सुपरवाइजर्स यानी अच्छे सुपरवाइज़र हर एक लेवल पे होने चाहिए। इससे क्या होगा, स्मूथ और सिस्टमेटिक काम करेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है। अब देखो भाई, अगर आपके सपोज स्कूल में टीचर्स डिसिप्लिन है, टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, टाइम से आपको पढ़ाते हैं, कोर्स पूरा करवाते हैं, तो आप लोग डिसिप्लिन रहोगे या नहीं रहोगे। आपके टीचर्स ही ऐसे हैं जो खुद ही छुट्टी मार मार के बैठे रहते हैं, एक महीना ना कुछ पढ़ाते कुछ नहीं, तो आप में डिसिप्लिन कहाँ से आएगा। तो वही बात है, अगर हमारे सुपरवाइजर्स अच्छे होंगे, टाइम टेबल पूरा फॉलो करेंगे, तो एम्प्लॉयज़ भी तो अच्छे होंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर नहीं है क्योंकि कुछ अरेंज करने की बात नहीं हो रही है। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने की बात नहीं हो रही है। इक्विटी भी नहीं है क्योंकि सबको बराबरी से देखने की भी कोई बात नहीं हो रही है। 19th करते हैं, पंचायत्स इन आवर कंट्री हैव बीन गिवन मोर पावर्स टू डिसाइड एंड स्पेंड फंड्स ग्रांटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ विलेजेस। कौन सा प्रिंसिपल यहाँ लग रहा है, तो यहाँ पे
पंचायत जो है उसको पावर दी जा रही है कि वो अपनी मर्जी से जो है खर्चा करे और गाँव का जो है वेलफेयर करे। तो यहाँ लग रहा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो सेंट्रलाइजेशन कैसे है यहाँ पे, क्योंकि सारा जो मेन अधिकार है ना वो सारा गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, जो बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन कैसे है, क्योंकि उसने थोड़ी सी अपनी पावर निकाल के गवर्नमेंट ने पंचायत को दे दी और उनको बोला कि अब से तुम अपने गांव का वेलफेयर करोगे और अपनी मर्जी से पैसा यहाँ पे खर्चोगे, ठीक है, जो हम पैसे देंगे उसमें से। तो यहाँ हो गया सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इक्विटी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इक्वालिटी की बात नहीं है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है, क्योंकि किसी को पावर और किसी को जिम्मेदारियां नहीं दी जा रही है। स्पिरिट डी कॉर्प्स भी नहीं है, क्योंकि यहाँ टीम स्पिरिट की या हार्मनी की बात भी नहीं करी जा रही है। 20th और लास्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स किसने दिए थे, हेनरी फेयोल। ये तो आप सबको पता ही होगा। इससे वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।